हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हैं विद चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है। अबाउट दी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमने देखा कि क्या क्या होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ से, वो किस तरीके से अलग होती हैं। जैसे हमने बात करी मैन्युफैक्चरिंग की कि क्या होती है कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और हमने एक चार्ट देखा था जिसमें हमने बात करी थी अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज पे बेस्ड करके कि कोई सोर्स पे बेस्ड है, कोई साइज पे बेस्ड है। ठीक है, वो सब चीज़ें। तो आज हम इसको देखेंगे पार्ट 2 में, उसी से आगे हम इस चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम देखेंगे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ या फिर कॉटेज इंडस्ट्री की बात हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। द आर्टिजन्स यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स। ठीक है, लोकल रॉ मटेरियल और सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर। ठीक है, तो क्या क्या यूज किया जाता है इसमें ध्यान रखिएगा। लोकल रॉ मटेरियल यूज होते हैं, सिंपल टूल्स यूज होते हैं, और जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो लोग जो है वो अपने अपने घरों में बनाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं होती है, या तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बनाते हैं या फिर पार्ट टाइम लेबर्स के साथ बनाते हैं। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट्स जो बनेंगे दैट मे बी फॉर द कंजम्पशन इन द सेम हाउस होल्ड, या तो वो अपने लिए बनाएंगे कुछ चीजें, ठीक है, और या फिर वो उसको सेल करेंगे लोकल विलेज मार्केट्स में। ठीक है, और या फिर बार्टर का यूज करेंगे। बार्टर मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एक्सचेंज का सिस्टम होता है वो। ठीक है, कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट wield much influence as this type of manufacturing has low commercial significance and most of the tools are devised locally। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मतलब कैपिटल मतलब होती है पूंजी। ठीक है, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको बड़ी बड़ी मशीनें लेनी है, आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जगह चाहिए, उन सब चीजों के लिए पैसा आपको इसमें नहीं चाहिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसको भी आपको कहीं मार्केट में दूर लेके जाना नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि रॉ मटेरियल्स भी आप जो लोकली आपको अपने आसपास घर के मिल रहे हैं, आप उन्हीं चीजों से सामान बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल्स को आपको जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां तक लाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल का और ट्रांसपोर्टेशन का इस तरीके की इंडस्ट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि आपको सामान बहुत ज्यादा दूर जाके बेचना नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो टूल्स वगैरह भी है वो भी आप खुद ही उसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ ये डायग्राम्स में दिया गया है कि किस तरीके से ये देखिए मैन जो है वो पॉट बना रहा है। ठीक है, और या फिर ये बैम्बू स्टिक्स, बैम्बू बास्केट बना रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ दिया गया है, कुछ कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट जो इस इंडस्ट्री में बनते हैं वो कौन कौन से हैं। इंक्लूड फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर, टूल्स, फर्नीचर, शूज एंड फिगरिन्स फ्रॉम वुड लॉट एंड फॉरेस्ट, शूज, थॉन्ग्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर, pottery and bricks from clays and stones, goldsmith make jewelry of gold, silver and bronze, some artifacts and crafts are made out of bamboo, wood obtained from locally from the forest। ठीक है, चलिए इसी का जस्ट एक सेकेंड लेवल है, दैट इज योर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। उसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, अ वर्कशॉप आउटसाइड द होम और कॉटेज ऑफ द प्रोड्यूसर। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है उससे जस्ट एक लेवल ऊपर की बात है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो थोड़ा सा प्रोडक्शन टेक्निक्स होंगी वो थोड़ा सा बेटर हो जाएंगी, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो अब एक वर्कशॉप में आ जाएगी, जो कि जो प्रोड्यूसर है, जो अभी तक लेबर थे या जो फैमिली मेंबर जो चीजें बना रहे थे अपने घरों में, वो अपने घरों में ना होते हुए वो एक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल जो होंगे वो अभी भी लोकल रॉ मटेरियल ही है। सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स जो है वो पावर ड्रिवन हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी सिंपल है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और जो स्किल्स है, इस जो लेबर है वो भी बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए, हाईली स्किल्ड नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर भी होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। ठीक है, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करेगा, जो गांव के, जो आपके आसपास के जो सेमी स्किल्ड लेबर होंगे उनका आप यूज कर सकते हो, उनको रोजगार दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। और लोकल परचेजिंग पावर, यानी कि जो गांव में ही आप क्या होगा कि जो चीजें हैं वो गांव में और जो आसपास के इलाके हैं वहीं पर आप चीजें बेचोगे। ठीक है, तो देयरफॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राजील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर
पॉपुलेशन, क्योंकि इन कंट्रीज की जनरली क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कह सकते हो कि सारे के सारे जितने भी वर्कफोर्स है या जितना भी लेबर है वो सारा का सारा हाईली स्किल्ड नहीं है। और बहुत सारे लेबर ऐसा है इंडिया की अगर आप बात करो तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारे वर्कर्स हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया का वो रूरल एरियाज में, वो गाँव में रहता है। ठीक है, तो उनके पास बहुत ज्यादा स्किल होती नहीं है। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो इस तरीके की कंट्रीज में, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें क्या है कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा दिखती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, देखिए इन्वॉल्व अ लार्ज मार्केट। यहां पर मार्केट बड़ी हो जाएगी, रॉ मटेरियल ज्यादा हो जाएंगे, एनॉर्मस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन है और लार्ज कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप हुई थी 200 साल पहले इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप, क्योंकि ये सारे के सारे डेवलप्ड पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड है, डेवलप्ड पार्ट्स है, तो यहां पर ये चीज इन्वॉल्व हुई थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि दिस हैज डिफ्यूज टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये जो चीजें हैं ये आज दुनिया में और जगह भी फैल चुकी है। ठीक है, on the basis of the system of large scale manufacturing, the world's major industrial regions may be grouped under two broad types. ठीक है, पहला है traditional large scale industrial regions which are thickly clustered in a few more developed countries. ठीक है, जो traditional large scale industrial regions है वो thickly clustered है, यानी कि वो जो few more developed countries, यानी कुछ जो developed countries है वो उन्हीं में सीमित है, और कुछ है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स विच हैव डिफ्यूज्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज में भी फैल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। अगला, बेस्ड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है एज एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। ठीक है, तो इसमें पहला देख लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। ठीक है, कौन कौन सी होती है मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, देखिए आर फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफी एंड कोको, स्पाइसेस एंड ऑयल्स, फैट्स एंड टेक्सटाइल्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, रबर एक्सेट्रा। ठीक है, इसी में एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ जाती है एग्रो प्रोसेसिंग में ही, जो है फूड प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरी, while some preserving techniques जैसे कि है ड्राइंग, फर्मेंटिंग, पिकलिंग have been known since ancient times. These had limited applications to cater the pre-industrial revolution demands. इनकी बेसिकली क्या होगा था, प्री इंडस्ट्रियल में जो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम था वहां पर इनकी जो डिमांड्स थी वो क्या थी, मतलब जो इनकी एप्लीकेशंस थी वो कम थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये द टी गार्डन है और यहां पर टी फैक्ट्री है इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है कि ये यूज करेंगी मिनरल एज देयर रॉ मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज है जो फेरस मेटेलिक मिनरल्स यूज करती है, जिनमें फेरस का मतलब है आयरन, जिनमें आयरन होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स यूज करती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो नेचुरल केमिकल मिनरल्स को यूज करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल, जैसे कि मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, सॉल्ट, सल्फर एंड पोटैश इंडस्ट्रीज आल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स। केमिकल इंडस्ट्रीज आर आल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड एंड कोल। ठीक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर अदर एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये बेसिकली सारे के सारे एग्जांपल्स टाइप दिए हुए हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज किस कैटेगरी में आ रही है, तो इसमें बेसिकली ऐसा कुछ समझाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये आप चीजें खुद पढ़ के भी एकदम से अगर हम रीडिंग ले लें तब भी ये चीजें हमारी आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जैसे कि टिम्बर फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री है, वुड है, बैम्बू है एंड ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री है। ठीक है, लैक है फॉर लैक इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम फॉरेस्ट। ये सारी की सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है, देखिए जो लेदर आएगा फॉर लेदर इंडस्ट्री एंड वूल फॉर वूलन टेक्सटाइल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बिसाइड्स आइवरी जो होता है दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, एलिफेंट्स टस्क। ठीक है, जो हाथी के दांत होते हैं उससे भी चीजें बनती हैं, तो वो बेसिकली आपका वो भी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। आपने कुछ मशीन्स और टूल्स देखे होंगे जो आयरन और स्टील से बने होंगे। ठीक है, अब देखिए द रॉ मटेरियल्स फॉर सच मशीन्स एंड टूल्स इज आयरन एंड स्टील, क्योंकि कुछ मशीन्स और टूल्स हैं जो आयरन और स्टील से बन रहे हैं, तो आयरन और स्टील उनके लिए क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आयरन और स्टील जो है वो खुद में क्या है, विच इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। आयरन और स्टील खुद में भी एक इंडस्ट्री है। तो द इंडस्ट्री whose products are used to make other goods by using them as raw materials are basic industries। तो आप कह सकते हैं कि आयरन और स्टील जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि उनका यूज करके आगे कुछ और प्रोडक्ट या और गुड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, आप यहां पर लिंक देख सकते हैं कि आयरन और स्टील से क्या बनेगा, कुछ मशीन्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगी, और उससे क्या बनेगा, क्लोथ्स फॉर यूज बाय कंज्यूमर्स। तो आप कह सकते हैं कि जो आयरन और स्टील हो गई है एक तरीके से बेसिक इंडस्ट्रीज होगी। ठीक है, कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं, कुछ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज हैं, प्रोड्यूस्ड गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज कुछ बना रही है, जैसे मान लीजिए ब्रेड बन रही है, बिस्किट बन रहे हैं, टी है, सोप है, टॉयलेटरीज है, पेपर फॉर राइटिंग है, टेलीविजन है, ये सारी की सारी कंज्यूमर गुड्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। अब आयरन और स्टील को आप और हम कंज्यूमर्स एज अ कंज्यूमर डायरेक्टली तो यूज नहीं करेंगे। आयरन और स्टील से जो भी चीजें बनेंगी, कुछ मशीन्स बनेंगी, कुछ टूल्स बनेंगे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, उससे फिर क्लोथ्स बनेंगे, तो हम वो क्लोथ्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो क्लोथ्स वाला पार्ट है दैट बिकम्स योर नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और बाकी जो चीजें जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिकली आपकी क्या हो जाएंगी, बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसमें क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत सारे पीएसयूज होते हैं। सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मैनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, वहां पर पब्लिक द्वारा भी ओन की जाती है और प्राइवेट द्वारा भी ओन की जाती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, these are managed by private organizations। in capitalist countries industries are generally owned privately। ठीक है, joint sector industries की बात करें तो they are managed by joint stock companies and sometimes the private and public sectors together establish and manage the industries। ठीक है, इस तरीके का मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप मुझे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आप मुझे दो इंडस्ट्रीज बताइएगा हर कैटेगरी की। ठीक है, दो इंडस्ट्रीज बताइएगा ईच कैटेगरी की, ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि और जगह एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपसे दो इंडस्ट्रीज का नाम पूछ रहा हूं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज दो, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दो और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज दो। ठीक है, इनका कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री ऑफन लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स एंड इंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ठीक है, कोल फील्ड्स के नियर क्यों बेस होते हैं, क्योंकि कोल फील्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एनर्जी का जो मेजर सोर्स है वो कोल है। ठीक है, तो दीज इंडस्ट्रीज आर नाउ नोन एज स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अच्छा मुझे आप ये बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि इन इंडस्ट्रीज को स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज क्यों बोला जाता है। ठीक है, आप ये भी बताइएगा मुझे। ठीक है, मैं जो सवाल आपसे पूछता रहता हूं वो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मैं इसका जवाब आपको वहां पर जरूर दूंगा। ठीक है, कुछ लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि उन लोगों को सवाल मतलब पूछा जो मैंने उनका जवाब नहीं पता है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको नहीं भी पता है आप ट्राई कीजिए, आप कहीं से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए। अगर आपका जवाब सही होता है या गलत होता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर इस पर एफर्ट करिए। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, high density housing often of inferior type and poor services, unattractive environment, for example pollution होगा वहां पर, waste heap होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीजें को यूज करेंगी तो पॉल्यूशन भी ज्यादा करेंगी। ठीक है, कूड़े का ढेर भी ज्यादा लगाएंगी। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एंड डेरेलिक्ट लैंड एरियाज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ अ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। ठीक है, ये सारे के सारे इनके क्या हो गए, रिकॉग्निशंस, मतलब किस तरीके से आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं, जैसे पहला है द रूर कोल फील्ड ऑफ जर्मनी।
ठीक है, जल्दी से इसकी रीडिंग करेंगे इस पार्ट की, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें समझाने वाला है नहीं, थोड़ा सा एक एग्जांपल टाइप का कुछ दिया हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। दिस हैज बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम. Coal and iron and steel formed the basis of the economy, but as the demand of coal declined, the industry started shrinking. ठीक है, even after the iron ore was exhausted, जब iron ore खत्म हो गया तो उसके बाद भी इंडस्ट्री रही. The industry remained using imported ore, वो imported ore का यूज करती थी, brought by the waterways to the Ruhr. ठीक है, वो waterways के द्वारा रूर में जो ये ore आता था imported ore, उसके दम पे या उसके बलबूते ये इंडस्ट्री जो थी वो तब भी वहां पर रही. ठीक है, the Ruhr region is responsible for 80% ऑफ द जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन. जर्मनी के टोटल स्टील प्रोडक्शन का जो 80% था वो यहीं होता था. ठीक है, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हैव लेड टू द डीके ऑफ सम एरियाज एंड देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पॉल्यूशन. द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूर इज बेस्ड लेस ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल एंड स्टील फॉर विच इट वॉज इनिशियली फेमस. क्योंकि पहले वहां पर कोल और स्टील ज्यादा प्रोड्यूस होता था, ये उस चीज के लिए फेमस थी, लेकिन इसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है इस रीजन की वो इस पर बेस्ड नहीं है. ठीक है, एंड मोर ऑन द न्यू इंडस्ट्रीज लाइक द ओपल कार असेंबली प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज. आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स हैव अपीयर्ड रिजल्टिंग इन अ न्यू रूर लैंडस्केप. तो यहां पर यह बताया गया है कि जो ये रूर रीजन है जर्मनी का, इसमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, पहले यहां पर क्या हुआ करता था और अब यहां पर किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिना है कह सकते हो आप, वो चेंज हो रहा है. ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Iron and steel industry forms the base of all other industries and therefore it is called a basic industry. ये मैं आपको कंसेप्ट समझा चुका हूं बेसिक इंडस्ट्री का. ठीक है, अब ये बेसिक क्यों है? It is basic because it provides raw material for other industries such as machine tools used for further production. It may also be called a heavy industry because it uses large quantities of bulky raw materials and its products are also heavy. तो इसको भी आप heavy industry में ले सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, iron is extracted from iron ore by smelting in a blast furnace with carbon or coke in the and limestone. ठीक है, ये बेसिकली आपको ये बताया गया है कि आयरन ओर से किस तरीके से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है. The molten iron is cooled and molded to form pig iron, which is used for converting into steel by adding strengthening materials like manganese. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है किस तरीके से आयरन में से स्टील बनाया जाता है. आयरन ओर को पहले आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में. उसके बाद उसमें कुछ एडिटिव्स चीज़ें डाली जाती है जिससे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, जिससे उसकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है, उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ती है. वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना या जानना नहीं है. ठीक है, फिर भी अगर आप चाहें तो वो आप कहीं से पढ़ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऐड करने से आयरन की, मतलब आयरन में कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे कि स्टील बनता है और उससे कौन सी प्रॉपर्टीज इनहेंस होती हैं. वो जानना चाहे तो जान सकते हैं, पर मेरे एंड से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो चलेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री इज ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स आयरन और कोल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, और एट प्लेसेस वेयर दीज कुड बी इजीली ब्रॉट, एग्जांपल नियर पोर्ट्स. क्योंकि ये बल्कि रॉ मटेरियल है, अगर पास में उसको चीजों को हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब कम हो जाएगा, है ना. और अगर हम उसका जो, हमें पता है कि जो इसका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो भी हैवी है, तो उसको भी आपको फिर ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसलिए बेसिकली ये इंडस्ट्रीज जो है वो पोर्ट्स वगैरह के नियर में बनाई जाती है. ठीक है, बट इन मिनी स्टील मिल्स एक्सेस टू मार्केट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनपुट्स. ठीक है, these are less expensive to build and operate and can be located at near markets because of the abundance of scrap metal which is the main input. ठीक है, traditionally most of the steel was produced at large integrated plants, but mini mills are limited to just one step process steel making and are gaining around. ठीक है, अब देखिए ये इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है वो देख लेते हैं. द इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको कैपिटल चाहिए. ठीक है, एंड इज कंसंट्रेटेड इन द एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. यूएसए की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ एपेलेचियन रीजन, दैट्स पिट्सबर्ग, ग्रेट लेक रीजन, शिकागो, गैरी, एरी, Cleveland, Lorien, Buffalo and Duluth, and the Atlantic coast, Sparrows Point and Morrisville. The industry has also moved towards the southern state of Alabama. ठीक है, Pittsburgh area is now losing around
इट हैज नाउ बिकम द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रस्ट बाउल ऑफ यूएसए क्या है, तो वो जगह का नाम याद रखेंगे, पिट्सबर्ग। ठीक है, इन यूरोप यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स एंड रशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। द इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स आर Dortmund, Dusseldorf and St. Petersburg, Lipetsk and in Ukraine. In Japan, Tianjin and Wuhan, in Jamshedpur, Kulti-Banpur, Durgapur, Raurkela, Bhilai, Bokaro, Salem, विशाखापट्टनम एंड भद्रावती इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की नोट डाउन कर सकते, कंसल्ट योर एटलस और सेंटर्स। तो ये मैं आपको टास्क दे दूं, आप इसको मेजर स्टील इंडस्ट्रीज की जगह लिखी गई है यहां पर, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैप में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये नाम यहाँ से देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी एटलस पे। ठीक है, जो यहाँ पर जगह के नाम दिए गए हैं, जमशेदपुर, ये सब। और बाकी हम इसको बाद में जब अपनी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की एक सीरीज में कवर कर लेंगे, सारी की सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो हम वहां पर देख लेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अपने लिए करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज 3 सब सेक्टर्स, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर्स। हैंडलूम सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है वो हाथ से बनाई जाती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। इट रिक्वायर्स स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी प्रोपोगेट खादी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसका भी जवाब आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि महात्मा गांधी ने खादी को प्रोत्साहित क्यों किया था। ठीक है, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट करे थे वहां पर, ठीक है, जो आजादी के आंदोलन उन्होंने किए थे, उसमें उन्होंने खादी को बढ़ावा देने की बात क्यों कही थी। ठीक है, दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। द पावरलूम सेक्टर में क्या है, इंट्रोड्यूसेस मशीन्स। अब पावरलूम में आ गया तो यानी कि अब जो काम हो रहा था, वो जो हाथ से काम हो रहा था, वो अब मशीन से होगा। ठीक है, एंड बिकम्स लेस लेबर इंटेंसिव एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी कुछ जगह के नाम दिए गए हैं। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी कॉटन एज रॉ मटेरियल। ठीक है, वो कहां से आता है, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। ठीक है, द यूके, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम इंपोर्टेड यार्न। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट। ठीक है, जो कॉटन इंपोर्ट करता है उसका आधा से ज्यादा जो है वो यूरोप का है। The industries has to face very stiff competition with synthetic fibers, hence it has now shown a declining trend in many countries। क्योंकि अब सिंथेटिक फाइबर आ गया है, तो सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक फैब्रिक के आने की वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री है इसको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है, और काफी सारी जगहों में, काफी सारे देशों में ये जो इंडस्ट्री है वो बंद भी हो चुकी है। ठीक है, with the scientific advancement and technological improvement for the structure of industries change। ठीक है, for example, Germany recorded constant growth in cotton textile industry since Second World War till the 70s, but now it has declined. It has shifted to less developed countries where labor costs are low। ठीक है, क्योंकि लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो जहां पर सस्ती लेबर मिलेगी वहां ये इंडस्ट्रीज आज भी चल रही हैं, और जहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर इसका प्रचलन अब कम हो चुका है, क्योंकि वहां पर सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक फैब्रिक वगैरह ने इस चीज को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। High technology or simply high tech is the latest generation of manufacturing activities. It is best understood as the application of intensive research and development, R&D जिसको बोला जाता है, efforts leading to the manufacture of products of an advanced scientific and engineering character। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोफेशनल, व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रोफेशनल और व्हाइट कॉलर वर्कर्स मेक अप अ लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। These highly skilled specialists greatly outnumber the actual production, that is blue collar workers। ठीक है, robotics on the assembly line, computer aided design, that is CAD, and manufacturing, electronic controls of smelting and refining processes, and the constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable examples of high tech industry। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल है वो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, neatly spaced, low modern dispersed office, plant, lab buildings rather than massive assembly structures, factories and storage areas mark the high-tech industrial landscape। ये जो high-tech industries होती है उनमें क्या होता है, neatly space होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। ठीक है, low modern and dispersed office, plant, lab buildings होती हैं। ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े आपके assembly structure वहां पर factories या storage जो areas है वो वहां पर नहीं होते हैं। ठीक है,
planned business parks for high-tech startups have become part of the regional and local development schemes. ये चीजें आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कह सकते हो कि टायर 2 सिटी में भी अगर आप रहते हैं, ठीक है, अगर आप बिल्कुल रूरल एरियाज में नहीं रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आजकल जो आईटी सेक्टर है बेसिकली, या जो आप कह सकते हैं कि जो हाईटेक इंडस्ट्री है, ये आपके चारों तरफ फैल चुकी है। ठीक है, तो ये जिस तरीके के ये जो रीजनल इसका एक सिनेरियो आपको दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस। जैसे कि द सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सियाटल आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोपोलिस। ठीक है, आर सम टेक्नोपोलिस डेवलपिंग इन इंडिया। इंडिया में भी कुछ टेक्नोपोलिस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जवाब आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका जवाब भी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जितने मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे इनका जवाब दीजिएगा। अगर सही होगा या गलत होगा, जो भी होगा, हम इसको वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक हमारे पास जरिया है आपस में बात करने का। ठीक है, तो आप या तो वहां पे लिखिए, नीचे यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब में कमेंट करिए। अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके वीडियो देख रहे हैं तो वेबसाइट के थ्रू भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी नीचे सेक्शन है कमेंट का। जो भी सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब लेकिन जरूर दीजिए। इस डिस्कशन में आप जरूर पार्ट लीजिए। आप एक जवाब देंगे, कोई दूसरा जो देख रहा है वो जवाब देगा, तो एक हेल्दी डिस्कशन बिल्ड होगा। एक क्लासरूम वाला एनवायरमेंट हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जवाब जरूर दीजिए। आता है, जो भी आता है, जैसा भी आता है, सही गलत की परवाह मत कीजिए, जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सारे के सारे आपके हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें मेजर चीज जो है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। किस किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्लासिफिकेशन है, और कौन कौन सी कैटेगरीज की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं, ये सब हमने देखा। ठीक है, कुल मिला के 3 से 4 सवाल मैंने आपसे इस पार्ट में पूछे हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए जवाब जरूर दीजिए। सही या गलत अलग बात है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक फिलॉसफी में बिलीव करता हूं कि वही इंसान आगे बढ़ सकता है या वही इंसान बड़ा बन सकता है जो अपने आप को छोटा समझे। ठीक है, इस बात में बहुत गहरा अर्थ है, अगर आप लोग समझ पाए तो। ठीक है, समझ पाए तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं फिर इस चीज को भी, इस लाइन को भी एक्सप्लेन करूंगा कि बड़ा वही बन सकता है जो अपने आप को छोटा समझे। ठीक है, बहुत इसका गहरा अर्थ है। चलिए, तो इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट में फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। देख सकते हैं आपकी हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इस कोर्स का 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट नोट्स और क्विजेज आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे वेबसाइट पे। मैं फिर से आपको गारंटी देता हूं जल्दी शुरू होगा। और कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है क्लास 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए, तो उन लोगों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वो वीडियोस भी जो है वो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। आपको ज्यादा वेट करने के लिए उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके फीडबैक का हमें जरूर इंतजार रहता है और उनको देख के ही, उनको समझ के ही हम लोग जो भी चीजें होती हैं चेंज करने के लिए, जिससे आपको चीजें जो है वो बेहतर तरीके से मिल पाए, वो हम जरूर करते हैं। ठीक है, हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का जरूर यूज करें। आइए हमारे फेसबुक पेज पे आइए, फॉलो करिए, चीजें देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिलेशन बनाना, एक कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, एक आपस में एक साथ आना। ठीक है, आप एक साथ आएंगे तो चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी और हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब हम चीजों को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। कोई भी चीज होती है, कोई भी अपडेट आता है तो वो हम जरूर अपडेट कर देते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है सो दैट की नोटिफिकेशंस मिस ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द, पार्ट 7 के साथ, चैप्टर 7 के साथ पार्ट 1 में। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।